तो आज हम टैक्स प्लानिंग कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन ये एक फाउंडेशन लेक्चर है जो आपको पूरे कोर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। ठीक है, बीबीए थर्ड ईयर में आप ऑलरेडी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं। तो आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को टैक्सेशन की नज़र से देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग एक हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सीए फाउंडेशन, सीएस, एमबीए फाइनेंस, सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टैक्सेशन को के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है, बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर्स 3 वर्ड्स के अराउंड घूमता है: टैक्स, टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग। 3 अलग चीज़ें हैं ये। टैक्स एक पेमेंट है, टैक्सेशन एक सिस्टम है और टैक्स प्लानिंग एक लीगल स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कानून के अंदर रहते हुए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आज का लेक्चर का पूरा एजेंडा है और ये एक रोड मैप की तरह है। जो भी कोई नया टॉपिक पढ़ो, पहले एजेंडा ज़रूर देखो। इससे तुम्हारा ब्रेन ऑर्गेनाइज रहता है और कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट होते हैं। आज हम 12 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम टैक्सेशन का मीनिंग समझेंगे कि टैक्स क्या है, टैक्सेशन क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। ये सिर्फ मनी का मामला नहीं है, ये गवर्नेंस का कोर फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव्स को टैक्सेशन में हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू से क्या क्या अचीव किया जाता है: रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन, प्रोग्रेसिव वर्सेस प्रोपोर्शनल वर्सेस रिग्रेसिव, ये सब एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स हैं। फिर एडम स्मिथ के 4 कैनन्स पढ़ेंगे जो 1776 में लिखे गए थे लेकिन आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। फिर इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, 3 टियर सिस्टम, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, इसे देखेंगे। और लेक्चर के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा: टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। ये तीनों अलग हैं, लीगल इम्प्लीकेशन भी अलग, एथिकल डायमेंशन भी अलग। इसके बाद एमसीक्यू क्विज और डिस्कशन क्वेश्चंस भी हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम 3 फंडामेंटल टर्म्स डिफाइन करते हैं: टैक्स, टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग। बहुत से स्टूडेंट्स इन तीनों को समझने में गलती करते हैं। वो इसे एक ही चीज़ समझते हैं लेकिन ये कंसेप्चुअली अलग हैं। तो सबसे पहले टैक्स से शुरू करेंगे। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन पर लगाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर फंड करने के लिए। नोटिस करो, कंपलसरी वर्ड है, मतलब कोई चॉइस नहीं। अगर आप इनकम अर्न करते हो, आपको टैक्स तब देना ही होगा। अगर आप गुड्स बाय करते हो, आप जीएसटी तब दे ही रहे हो। ये ऑप्शनल नहीं होता। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिटीजन्स और बिजनेसेस से मनी कलेक्ट करती है। इस सिस्टम में उसको चार्ज करना, ड्यूटीज, चार्जेस, सब कुछ आ जाता है। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि एक पूरा एक फ्रेमवर्क है। टैक्स प्लानिंग क्या है? तो टैक्स प्लानिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल अफेयर्स इस तरीके से अरेंज करते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, मिनिमाइज हो, लेकिन हमेशा लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये करना है। ये बिल्कुल लीगल है और इसको एनकरेज भी किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो स्लाइड में मेंशन है: टैक्स, फी, सेस, सरचार्ज और पेनल्टी। ये सब अलग अलग हैं। टैक्स कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं देता। फी स्पेसिफिक सर्विस के लिए होती है, जैसे कि कोर्ट फी, पासपोर्ट फी। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, जैसे एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस। सरचार्ज टैक्स पर टैक्स होता है। पेनल्टी वायलेशन के लिए होती है। ये डिस्टिंक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब हम
पूछते हैं टैक्स क्या होता है एग्जैक्टली इस स्लाइड में हम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को देखेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। टैक्स एक वॉलंटरी डोनेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। गवर्नमेंट का लीगल राइट है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, और अगर आप नहीं देते तो पेनल्टीज, इंटरेस्ट और लीगल एक्शन आप पर हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर टीडीएस, एडवांस टैक्स और स्क्रूटनी असेसमेंट सब इस कंपल्सरी नेचर को इन्फोर्स करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, पेड टू गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल या स्टेट या लोकल बॉडी किसी को भी, किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल को नहीं। ये पब्लिक फंड में जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, नो डायरेक्ट बेनिफिट, यानी नो क्विड प्रो क्यो। ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप स्पेसिफिक रोड या हॉस्पिटल डिमांड नहीं कर सकते उस पैसे से। ये जनरल पब्लिक वेलफेयर में जाता है। यही टैक्स को फी से अलग करता है। फी में आपको स्पेसिफिक सर्विस मिलती है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, लीगल ऑब्लिगेशन। टैक्स पेमेंट कानून का हिस्सा है। फेल करने पर पेनल्टीज हैं, इंटरेस्ट हैं, प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है सीरियस केसेस में। अब स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को अगर देखें, जैसे कि प्रोफेसर सेलिगमैन, तो इनके हिसाब से टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक अथॉरिटी को, इररिस्पेक्टिव कि कितना सर्विस उसके एवज में दिया जा रहा है। हक डाल्टन ने कहा, कंपल्सरी पेमेंट्स बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। प्रोफेसर टेलर ने कहा, वो पेमेंट जो कि पर्सन या पब्लिक से लिया जाता है पब्लिक पर्पसेस के लिए। तो तीनों डेफिनेशंस एक कॉमन थ्रेड में है। कंपल्सरी है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, पब्लिक पर्पस के लिए है। ये तीन एलिमेंट्स टैक्स की कोर डेफिनेशन है और एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही ब्रॉड है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू से एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो रोड यूज करते हो, जो रेलवे में ट्रैवल करते हो, जो एयरपोर्ट से फ्लाई करते हो, ये सब टैक्स मनी से बना है। भारतमाला प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, ये सब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से फंड हो रहे हैं। बिना टैक्स के ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबका सैलरी, इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, वेपन्स, सब टैक्स से फंड होता है। एक सुपर पावर कंट्री बनने के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस का होना जरूरी है, और डिफेंस के लिए फंड चाहिए जो टैक्स से आता है। तीसरा, एजुकेशन। आईआईटीज, आईआईएम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नवोदया विद्यालयस, पीएम श्री स्कूल्स, ये सब हेवीली सब्सिडाइज्ड हैं टैक्स मनी से। स्कॉलरशिप स्कीम्स भी टैक्स रेवेन्यू से ही चलती हैं। चौथा, हेल्थ केयर। एम्स जैसे प्रीमियर हॉस्पिटल्स, आयुष्मान भारत स्कीम जो 50 करोड़ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देता है, सब टैक्स फंडेड हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव भी टैक्स मनी से ही हुई थी। पांचवा, सोशल सिक्योरिटी। पीएम किसान फार्मर्स को पैसा देता है, मनरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम सीनियर्स को सपोर्ट करती है। ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैं टैक्स की तरफ से। चौथा छठा सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एमएसएमई सपोर्ट, स्टार्टअप फंडिंग, आर&डी ग्रांट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सब टैक्स रेवेन्यू से आता है। सातवां, रीडिस्ट्रीब्यूशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मेन पर्पस यही है कि हायर इनकम वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और उस रेवेन्यू को लोअर इनकम ग्रुप्स के वेलफेयर में लगाया जाए। ये वेलफेयर स्टेट का कोर प्रिंसिपल है।
आठवां, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी की ऑपरेशनल कॉस्ट टैक्स से आती है। बिना टैक्स के गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर सकती। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है? तो ये स्लाइड क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम से क्या अचीव करना चाहती है। ये सिर्फ पैसे कलेक्ट करना नहीं है, इसके बिहाइंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेशन। गवर्नमेंट को अपना खर्चा, डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए फंड चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलकर गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू देते हैं। इंडिया मेन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 30 से 33 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर अर्न करती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टैक्सेशन एक फिस्कल पॉलिसी टूल है। जब इकोनॉमी बूम में होती है, इन्फ्लेशन हाई होती है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस करने के लिए। जब रिसेशन आता है, तो टैक्सेस कम करके डिमांड को बूस्ट की जाती है। कोविड के बाद गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस दिए, टैक्स रेवेन्यू ने ही वो फंड किए। तीसरा, रिड्यूस इनइक्वालिटी। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का पर्पस यही है, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स। रिच से लिया पैसा पुअर के वेलफेयर में लगाया जाता है। ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। चौथा, कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसे होंगे, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। हायर टैक्सेस डिस्पोजेबल इनकम कम करते हैं, डिमांड कूल डाउन होती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। पांचवा, एनकरेज सेविंग्स। सेक्शन 80C के अंडर पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में इन्वेस्ट करो और उस पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन लो। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी डिडक्शन देता है। ये टैक्स इंसेंटिव्स लोग को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ पुश करते हैं, जो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव हैं। छठा, सोशल वेलफेयर। टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स रन करती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक पहुंचती है। अब हम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को सिस्टमैटिकली देख रहे हैं। ये स्लाइड एक क्लियर नंबर्ड लिस्ट प्रोवाइड करती है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। फीचर 1, कंपल्सरी। टैक्स मैंडेटरी है, ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल इनकम अर्न करते हो, आपको टैक्स देना ही होगा। ये गवर्नमेंट का सोवेरियन राइट है, टैक्सेशन पावर ऑफ द स्टेट का फंडामेंटल एक्सप्रेशन है। फीचर 2, लीगल अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ लेजिस्लेचर टैक्स इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है, नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ने लॉ पास किया हो तभी टैक्स लग सकता है। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ऑर्डिनेंस से टैक्स नहीं लगता नॉर्मली। फीचर 3, पब्लिक पर्पस। टैक्स रेवेन्यू सिर्फ पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं। ये टैक्सेशन का एथिकल फाउंडेशन है। अगर टैक्स रेवेन्यू मिसयूज होती है, वो करप्शन है, पॉलिसी नहीं। फीचर 4, नॉन रिफंडेबल। टैक्स एक पेमेंट है, एक लोन या डिपॉजिट नहीं। आप इनकम टैक्स पे करते हो, वो पैसे वापस नहीं मिलते। हाँ, अगर आपने ज्यादा एडवांस टैक्स दिया है या टीडीएस एक्सेस हुआ तो रिफंड मिलता है, लेकिन वो एक्चुअल टैक्स का रिफंड है, नॉट द टैक्स इटसेल्फ। फीचर 5, नो क्विड प्रो क्यो। ये ऑलरेडी डिस्कस किया, आप स्पेसिफिक सर्विस डिमांड नहीं कर सकते। यही टैक्स को फी से अलग करता है।
स्कूल फी लेने पर आपका बच्चा स्पेसिफिक स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन इनकम टैक्स पे करने पर आप स्पेसिफिक हॉस्पिटल या रोड डिमांड नहीं कर सकते। फीचर 6, डिटरमाइंड बाय लॉ। टैक्स रेट, अमाउंट, पेमेंट मोड, ड्यू डेट्स सब स्टैट्यूट में डिफाइंड हैं। आर्बिट्रेरी टैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट सब क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कितना, कब और कैसे टैक्स देना है। अब हम टैक्सेस के टाइप्स पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले डायरेक्ट टैक्स समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो डायरेक्टली इंडिविजुअल या एंटिटी की इनकम, वेल्थ या प्रॉफिट पर लगता है और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। जिस पर टैक्स लगता है वो खुद ही बियर करता है। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर एक ही होता है। डायरेक्ट टैक्स के फीचर्स: डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, बीच में कोई नहीं, प्रोग्रेसिव नेचर, ज्यादा इनकम पर ज्यादा रेट, इकोनॉमिक इक्विटी को प्रमोट करता है। इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करता है। गवर्नड है बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्जाम्पल में इनकम टैक्स, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, हाउस प्रॉपर्टी रेंट, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज सब पर इनकम टैक्स लगता है। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म्स सबको पे करना पड़ता है। न्यू रिजीम में स्लैब्स अलग हैं, ठीक है, जैसे कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 से 10 लाख तक 10% का है और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स: कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए न्यू रिजीम में 22% फ्लैट रेट है, सरचार्ज और सेस एक्स्ट्रा। अगर कंपनी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स प्रोविजंस में आती है तो एमएटी एट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट अप्लाई होता है। फॉरेन कंपनीज के लिए अलग रेट्स हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स: जो आप कोई कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स सेल करते हो तो प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रेट्स अलग हैं। इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख से ऊपर 10% है। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन इम्पॉर्टेंट एरिया है। डायरेक्ट टैक्स का मेन एडवांटेज इक्विटी, ज्यादा इनकम वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज टैक्स इवेजन की स्कोप ज्यादा होती है और कंप्लायंस कॉस्ट भी हाई होती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है और जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। सेलर या मैन्युफैक्चरर टैक्स कलेक्ट करता है, बायर से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। टैक्स पेयर और टैक्स बियरर डिफरेंट होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, बिल में जीएसटी 5% या 18% ऐड होता है। रेस्टोरेंट ऑनर गवर्नमेंट को ये जीएसटी डिपॉजिट करता है, लेकिन अल्टीमेटली आप द फाइनल कंज्यूमर ये टैक्स बियर कर रहे हो। यही शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन है। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स: बर्डन शिफ्ट्स टू फाइनल कंज्यूमर, रिग्रेसिव नेचर, रिच और पुअर दोनों सेम रेट पे करते हैं चाहे इनकम अलग हो। गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में एम्बेडेड होती है। कंज्यूमर डायरेक्टली अवेयर नहीं होता कि कितना टैक्स वो पे कर रहा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, जुलाई 1 2017 को लॉन्च हुआ। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डुअल स्ट्रक्चर, सीजीएसटी और एसजीएसटी साइमल्टेनियसली कलेक्ट होते हैं। 4 स्लैब्स हैं, 5% फॉर एसेंशियल गुड्स, 12% फॉर स्टैंडर्ड,
18% for most services, 28% for luxury items. HSN कोड से गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं. जीएसटी IN नंबर मैंडेटरी है 40 लाख प्लस टर्नओवर के लिए. कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगता है. कस्टम्स एक्ट 1962 गवर्न करता है. डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हाई रखी जाती है. बेसिक कस्टम्स ड्यूटी IGST ऑन इंपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर हिस्टोरिकली लगा था. पोस्ट जीएसटी ज्यादातर एक्साइज ड्यूटी अब्जॉर्ब हो गई जीएसटी में, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और लिक्वर पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है. इसलिए पेट्रोल प्राइस में सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट दोनों हैं. इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज वाइडर टैक्स बेस, कन्वीनियंट कलेक्शन, और डिसएडवांटेज है रिग्रेसिव नेचर, पुअर को ज्यादा रिलेटिव बर्डन पड़ता है. ये स्लाइड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस है, एक टेबल फॉर्मेट में जो एग्जाम के लिए परफेक्ट है. बेसिस ऑफ कंपैरिजन, सबसे पहले मीनिंग. डायरेक्ट टैक्स इनकम वेल्थ पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स सर्विसेज पर. शिफ्टिंग, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता, इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पर होगा. इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से कंज्यूमर तक. नेचर, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, हायर इनकम हायर रेट. इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, सेम रेट, पुअर को ज्यादा बर्डन. टैक्स पेयर वर्सेस बियरर, डायरेक्ट में दोनों सेम है, इनडायरेक्ट में अलग अलग हैं. एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट का है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. इनडायरेक्ट में आ गया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल. एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट कौन कर रहा है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट का है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. इक्विटी, डायरेक्ट टैक्स मोर इक्विटेबल है क्योंकि प्रोग्रेसिव नेचर है. इनडायरेक्ट टैक्स लेस इक्विटेबल है क्योंकि रिग्रेसिव है. ईज ऑफ इवेजन, डायरेक्ट टैक्स हायर चांसेस ऑफ इवेजन, हाइडिंग इनकम. इनडायरेक्ट हार्डर टू इवेड बिकॉज एम्बेडेड इन प्राइस, है ना. तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में जो इवेजन के हैं चांसेस वो ज्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट में कम होते हैं. रेवेन्यू दोनों में ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया मेन जो है रिसेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करता है और ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, तो ये एक अच्छा साइन है डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी के लिए. इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, डायरेक्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन डिसीजंस को. अगर जीएसटी रेट ज्यादा है लग्जरी आइटम्स पर, लोग कम स्पेंड करेंगे, वो पॉलिसी इंटेंट भी है. स्टूडेंट्स एग्जाम में ये टेबल याद रखो, एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट डिफरेंस क्लियरली लिखना. ये 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है. टैक्सेशन के टाइप्स में एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है रेट ऑफ टैक्सेशन के बेसिस पर. 3 मेन टाइप्स हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव. सो पहले प्रोग्रेसिव टैक्स देखेंगे. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ती है. ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर बेस्ड है. जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा रेट से टैक्स देता है, एब्सोल्यूट अमाउंट में भी ज्यादा और रिलेटिव प्रपोर्शन में भी. इंडिया का इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम प्रोग्रेसिव है. ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं. 2.5 से 5 तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है. ठीक है. और सरचार्ज भी लगता है जिसका इनकम एनुअली 50 लाख से ऊपर है. इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन सेस भी, जो कि 4% का होता है, वो लगता है. मतलब एक पर्सन जो 20 लाख कमाता है वो इफेक्टिव रेट से काफी ज्यादा टैक्स देता है एक पर्सन जो 5 लाख कमाता है. ठीक है. प्रोग्रेसिव टैक्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इक्विटेबल, बर्डन कैपेसिटी के हिसाब से होगा. इनइक्वालिटी को ये रिड्यूस करता है. रेवेन्यू रिच पीपल से ज्यादा मिलता है.
डिसएडवांटेज की बात करें तो कैपिटल एक्यूमुलेशन को डिस्करेज करता है। हाई अर्नर्स टैक्स प्लानिंग या अवॉइडेंस ट्राई करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड रेट्स होते हैं। प्रपोर्शनल टैक्स, सब लोग सेम परसेंटेज पे करते हैं, इनकम चाहे कुछ भी हो। फ्लैट रेट टैक्स, इंडिया में कॉरपोरेट टैक्स 22% है, जो कि इसका एग्जाम्पल है। छोटी कंपनी हो या बड़ी, सबके लिए रेट सेम है। सिंपल और ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अनफेयर है, गलत है। रिच और पुअर दोनों सेम परसेंट में, एब्सोल्यूट अमाउंट में डिफरेंस है, रिलेटिव बर्डन में नहीं। रिग्रेसिव टैक्स, जैसे इनकम बढ़ती है इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाती है, मतलब लोअर इनकम वाले प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टैक्स बियर करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस नेचुरली रिग्रेसिव होती हैं। जीएसटी 5% एसेंशियल कमोडिटीज पे, एक पुअर पर्सन जो 10,000 कमाता है वो 500 रुपए जीएसटी देता है, 5% एज एक रिच पर्सन जो कि 1 लाख कमाता है, वो भी सेम 500 रुपए जीएसटी देता है, उसकी इनकम का भी सिर्फ 0.5%। तो पुअर का रिलेटिव बर्डन थोड़ा ज्यादा है। एक और टाइप मेंशन करना चाहिए, डिग्रेसिव टैक्स। रेट बढ़ती है इनकम के साथ लेकिन एक मैक्सिमम सीलिंग तक, उसके बाद फ्लैट हो जाती है। और स्पेसिफिक टैक्स वर्सेस एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट जैसे कि ₹2 पर सिगरेट, एड वैलोरम परसेंटेज ऑफ वैल्यू जैसे कि 18% जीएसटी ऑन सर्विसेज। इंडिया में टैक्सेशन की इम्पोर्टेंस को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट भी है और डेवलपिंग इकोनॉमी भी। नेशन बिल्डिंग, टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी चलता है। जुडिशरी, पुलिस, इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिना टैक्स के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शन नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स, भारतमाला हाईवे नेटवर्क 5.35 लाख किलोमीटर, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, स्मार्ट सिटीज मिशन 100 सिटीज, सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट, सब के सब टैक्स रेवेन्यू से फंड होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स एकदम सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हैं। एक हाईवे बनाना मतलब लोगों को रोड मिलती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चीप होता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। पॉवर्टी रिडक्शन, पीएम आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों मिलियंस ऑफ फैमिलीज को पक्का घर दे रहा है। मनरेगा एक मेजर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडाइज्ड राशन मिलियंस को मिलता है। ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। टैक्स रिच से लिया जाता है और पुअर में बांटा जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली बहुत लोग एम्प्लॉय करता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी। जब रोड बन जाती है उस एरिया में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, लोकल शॉप्स चलता है, फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस ज़्यादा इजीली मार्केट तक ले जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स फंडेड हायर एजुकेशन, आईआईटीज प्रोड्यूस इंजीनियर्स जो स्टार्टअप्स बनाते हैं, आईआईएम्स प्रोड्यूस मैनेजर्स जो कंपनीज रन करते हैं, एम्स टाइप इंस्टीट्यूशंस स्किल्ड डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। फिस्कल पॉलिसी टूल, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर हर साल यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं जिसमें टैक्स रेट्स चेंज किए जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। ये कीन्जन इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यूज फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज इकोनॉमी। आदम स्मिथ का नाम इकोनॉमिक्स में लेजेंड है। उनका 1776 में लिखा द वेल्थ ऑफ नेशंस आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने टैक्सेशन के 4 फंडामेंटल कैनन्स यानी प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए जो एक अच्छा टैक्स सिस्टम फॉलो करना चाहिए। पहला कैनन इक्वालिटी, समानता।
टैक्स बर्डन इंडिविजुअल की एबिलिटी टू पे के प्रपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब इक्वली टैक्स दें, इसका मतलब है प्रपोर्शनल इक्विटी। एक पुअर पर्सन से उतना ही नहीं लेना जो एक रिच पर्सन से लो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करता है। इंडिया के इनकम टैक्स स्लैब डायरेक्टली इस कैनन को रिफ्लेक्ट करते हैं। 5% से शुरू होकर 30% तक। इक्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस, जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा देता है। दूसरा कैनन, सर्टेनिटी, निश्चिंतता। टैक्स की अमाउंट, पेमेंट का टाइम और पेमेंट का मोड क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं। टैक्स पेयर को पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कितना टैक्स देना है, कब देना है और कैसे देना है। अनसर्टेनिटी डिस्करेज करता है बिजनेस प्लानिंग को। इंडिया में एडवांस टैक्स सिस्टम इस कैनन को फॉलो करता है। जून 15, सितंबर 15, दिसंबर 15, मार्च 15। क्लियर इंस्टॉलमेंट डेट्स, टीडीएस रेट्स भी प्री डिफाइंड हैं। तीसरा कैनन, कन्वीनियंस, सुविधा। टैक्स कलेक्शन ऐसे टाइम और तरीके से हो जो टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट हो। किसान से फसल कटाई से पहले टैक्स ना लो, उनके पास पैसा ही नहीं होगा। सैलरी अर्नर का टीडीएस मंथली कटना कन्वीनियंट है क्योंकि मंथली इनकम आती है। इंडिया का एडवांस टैक्स क्वार्टरली में डिवाइड है। ये कन्वीनियंस कैनन का एप्लीकेशन है। ई फाइलिंग पोर्टल भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। चौथा कैनन, इकोनॉमी। टैक्स कलेक्शन की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए रेवेन्यू के कंपैरिजन में। अगर 100 रुपए कलेक्ट करने हैं, 50 रुपए लगे तो एफिशिएंसी खत्म। इंडिया में फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 में लॉन्च हुई। सब कुछ ऑनलाइन, नो फिजिकल मीटिंग्स। कलेक्शन कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। ईडीडीएस सिस्टम, एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। ये 4 कैनन्स 250 साल पुराने हैं। लेकिन आज भी टैक्सेशन के गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। एग्जाम में 3 चीजों के साथ लिखो, कैनन नेम, मीनिंग और इंडियन एग्जाम्पल। आदम स्मिथ के 4 कैनन्स के बाद मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने और कैनन्स ऐड किए जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज के लिए रेलेवेंट है। ये मॉडर्न कैनन्स 20th और 21st सेंचुरी की इकोनॉमिक रियलिटीज को एड्रेस करते हैं। प्रोडक्टिविटी, एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो है जिसे एडमिनिस्टर करना चीप हो और जो एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेट करे। टैक्स सिस्टम इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि रेवेन्यू कलेक्शन कॉस्ट के साथ कंफर्टेबल मार्जिन हो। अगर एक टैक्स कलेक्ट करने में इतना एफर्ट लगता है कि कॉस्ट बेनिफिट नेगेटिव हो, वो टैक्स प्रोडक्टिव नहीं है। जीएसटी ई इनवॉइसिंग सिस्टम इसे एड्रेस करता है। ऑटोमेशन से कॉस्ट कलेक्शन कम हुआ है। इलास्टिसिटी, टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ग्रो करना चाहिए जब इकोनॉमी ग्रो करे, बिना रेट चेंज किए। इलास्टिक टैक्स सिस्टम में जब जीडीपी बढ़ता है, टैक्स रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है। इनकम टैक्स नेचुरली इलास्टिक है। जब लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स आता है। जीएसटी भी इलास्टिक है। जब कंजम्पशन बढ़ती है, जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ता है। सिंप्लिसिटी, टैक्स लॉ इतनी क्लियर और सिंपल होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी सिटीजन समझ सके। कॉम्प्लेक्स लॉ से कंप्लायंस डिफिकल्ट होती है, करप्शन बढ़ता है और लिटिगेशन ज्यादा होता है। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसके हंड्रेड्स ऑफ सेक्शन और प्रोविजंस हैं, इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहती थी सिंप्लीफिकेशन के लिए। जीएसटी भी इनिशियली कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल रिटर्न्स, लेकिन अब रैशनलाइज हो रहा है। डाइवर्सिटी, एक ही सोर्स पर डिपेंड मत रहो, टैक्सेस का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो। सिर्फ इनकम टैक्स से काम नहीं चलेगा,
जीएसटी, कस्टम्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसटीडी मिक्स चाहिए। रिसेशन में अगर एक टैक्स खत्म हो, दूसरे से रेवेन्यू आता रहे। न्यूट्रलिटी, टैक्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए मार्केट डिसीजंस को। आइडियल टैक्स न्यूट्रल होता है, लोगों के इकोनॉमिक चॉइसेस अफेक्ट नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली सब टैक्सेस कुछ न कुछ डिस्टॉर्ट करते हैं, इसलिए टैक्स पॉलिसी डिजाइन में मिनिमाइज करते हैं। बॉयंसी, टैक्स रेवेन्यू इनकम से प्रोपोर्शनली या ज्यादा बढ़ना चाहिए। हाई बॉयंसी कोफिशिएंट मतलब टैक्स सिस्टम रोबस्ट है। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर एक 3 टियर सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, ये और फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन है। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, इनकम टैक्स सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कॉर्पोरेट टैक्स भी सेंटर कलेक्ट करता है। सीजीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सेंट्रल कंपोनेंट। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अंटायरली सेंटर का है। सेंट्रल एक्साइज अब सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टोबैको पर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस पर। स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, एसजीएसटी स्टेट्स का जीएसटी कंपोनेंट। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर स्टेट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लिक्वर पर स्टेट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। मोटर व्हीकल टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स इंपोज करते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एम्प्लॉयज से मंथली। लोकल बॉडीज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस लेती हैं। वाटर और सीवरेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, होर्डिंग्स, बैनर्स पर। पंचायत भी मार्केट फीस, ट्रेड लाइसेंस चार्ज करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म, 2017 में इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ। जीएसटी ने 17 प्लस टैक्सेस रिप्लेस किए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स सब मिला दिए एक में। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यही जीएसटी का विजन था। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, टैक्स ऑन टैक्स नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एक स्टेज का टैक्स अगला स्टेज में एडजस्ट हो जाता है। आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है कि कौन सा टैक्स सेंटर का है, कौन सा स्टेट का, और कौन जॉइंटली लेवी कर सकते हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, सेंटर एक्सक्लूसिव। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट एक्सक्लूसिव। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों। टैक्स प्लानिंग क्या है? ये इस कोर्स का कोर सब्जेक्ट है और यहां से हम प्रैक्टिकल टेरिटरी में एंटर करते हैं। टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन, लीगल डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। मेकिंग फुल यूज ऑफ एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और रिलीफ्स जो लॉ में परमिटेड हैं। कीवर्ड्स हैं लीगल, डेलिब्रेट और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। टैक्स प्लानिंग इलीगल नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेज्ड है, इसलिए सेक्शन 80C जैसी डिडक्शंस क्रिएट की गई हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, लाइफ इंश्योरेंस लो, ईएलएसएस में पैसा लगाओ। इन इन्वेस्टमेंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है और इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपिटल भी जाता है। डबल बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना लीगली, है ना, जैसे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस मैक्सिमाइज करना। सेक्शन 80C 1.5 लाख, 80D मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 प्लस, 50,000 फॉर पेरेंट्स, 80CCD 1B एनपीएस एक्स्ट्रा 50,000, ये सब प्लान करके यूज करो। टैक्स सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगाना। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो 15 साल बाद टैक्स फ्री कॉर्पस मिलेगा। ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया तो 3 साल लॉक इन में इक्विटी रिटर्न्स मिलेंगे प्लस टैक्स बेनिफिट।
टैक्स पेनल्टीज और लिटिगेशन अवॉइड करना, प्रॉपर कंप्लायंस से पेनल्टीज से बचना, टीडीएस टाइमली डिपॉजिट करना, एडवांस टैक्स टाइमली पे करना, आईटीआर टाइमली फाइल करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना टैक्स एफिशिएंटली, घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन सब में टैक्स एफिशिएंसी मैटर करती है। टाइमली कंप्लायंस इंश्योर करना, फाइलिंग डेडलाइंस, पेमेंट ड्यूज डेट, इंपॉर्टेंस, टैक्स प्लानिंग से आफ्टर टैक्स इनकम मैक्सिमाइज होती है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, टैक्स एंगल भी कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो बेटर होती है, टैक्स बर्डन प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल होगा, और अल्टीमेटली ये लीगल कंप्लायंट बिहेवियर प्रमोट करता है, गुड सिटीजन भी आप बनते हो। ये इस कोर्स का एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तीन टर्म्स हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन लीगली और एथिकली बिल्कुल अलग है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग लीगल, एथिकल, गवर्नमेंट एनकरेज्ड है। आप लॉ में अवेलेबल डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिलीव्स यूज करते हो। सेक्शन 80C में 1.5 लाख इन्वेस्ट करो, टैक्स बचाओ। एचआरए क्लेम करो, आप रेंट पे करते हो। होम लोन इंटरेस्ट ऑन सेक्शन 24 क्लेम करो। ये सब टैक्स प्लानिंग है, बिल्कुल लीगल, बिल्कुल एथिकल। टैक्स अवॉइडेंस लीगल टेक्निकली लेकिन एथिकली क्वेश्चनेबल। आप लॉ के लूप होल्स यूज करते हो, कोई स्पेसिफिक रूल वायलेट नहीं किया लेकिन स्पिरिट ऑफ लॉ के अगेंस्ट काम किया। एक रिच पर्सन अपनी कंपनी क्रिएट करता है, अपना सैलरी कम दिखाता है, एक्सपेंसेस कंपनी में चार्ज करता है, टेक्निकली लीगल हो सकता है लेकिन मॉरली ग्रे एरिया है। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड टैक्स अवॉइडेंस को डिस्करेज करने के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR बना रही हैं। इंडिया में GAAR 2017 से इम्प्लीमेंटेड है। टैक्स इवेजन, illegal criminal offense, deliberate concealment of income या misrepresentation of facts to avoid tax, कैश ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड में नहीं आते, फेक इनवॉइसेस, बोगस एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज ऑन पेरोल, सब इवेजन के एग्जाम्पल्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 276C विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स 3 मंथ से 7 years का इम्प्रीजनमेंट और फाइन। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट भी है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी सेल की, 50 लाख में कैपिटल गेन टैक्स बनता है। टैक्स प्लानिंग, होल्ड प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 2 years, LTCG रेट यूज करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 54 री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट लो, लीगल है। टैक्स अवॉइडेंस, आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर the deal as gift to relative, gray area. Tax evasion, register property at 30 lakh in official records, take 20 lakh cash, illegal. ये stamp duty evasion भी है और इनकम टैक्स इवेजन भी। एग्जाम में टेबल फॉर्मेट में कंपेयर करो 5-6 पॉइंट्स डिफरेंस में। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। 21st सेंचुरी में टैक्सेशन का लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, डिजिटल इंडिया से लेकर इंटरनेशनल BEPS फ्रेमवर्क तक। ये स्लाइड करंट ट्रेंड्स कवर करती है। डिजिटल टैक्सेशन, ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट्स गूगल, फेसबुक, अमेजॉन इंडिया में रेवेन्यू अर्न करते हैं लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं देते क्योंकि उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इंडिया ने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया, 6% ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड above 1 lakh per year। 2020 में 2% एक्सपैंडेड लेवी डिजिटल सर्विसेज पर भी। अब OECD का पिलर 2 ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15%, ये बड़ा रिफॉर्म है जो 2023-24 से इंप्लीमेंट हो रहा है। 140 प्लस कंट्रीज ने अग्री किया है। MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका 15% टैक्स तो उन पर लगेगा ही। जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी लॉन्च के बाद से लगातार रैशनलाइजेशन हो रही है। इनिशियली जीएसटी कंप्लायंस बहुत कॉम्प्लेक्स था। GSTR1, GSTR2, GSTR3 मंथली ओवरवेलमिंग है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अब
QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ई इन्वॉइसिंग सिस्टम B2B ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी। फेक इन्वॉइसेस कम हो रहे हैं। ई वे बिल फॉर गुड्स मूवमेंट। फिजिकल चेक पोस्ट खत्म। फेसलेस असेसमेंट 2020 में लॉन्च। इनकम टैक्स स्क्रूटनी अब एंटायरली ऑनलाइन है। टैक्स पेयर ऑफिसर को फेस टू फेस नहीं मिलता। रैंडम असाइनमेंट अक्रॉस इंडिया। मुंबई का केस चेन्नई में प्रोसेस हो सकता है। करप्शन ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई। फेसलेस अपील भी अवेलेबल है। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइलिंग प्री फिल्ड फॉर्म से प्रोसेस इजियर। एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रियल टाइम में आपकी इनकम टीडीएस जीएसटी पेमेंट सब ट्रैक होती हैं। फॉर्म 26AS अपडेटेड वर्जन। टैक्स कैलकुलेटर ऑनलाइन वैल्यू अवेलेबल। मोबाइल ऐप से भी आईटीआर फाइल हो सकता है। एआई इन टैक्सेशन सीबीडीटी मशीन लर्निंग यूज कर रहा है स्क्रूटनी केसेस सेलेक्ट करने के लिए। एआई आईटीआर डेटा फॉर्म 26AS डेटा एआईएस डेटा जीएसटी डेटा कंपेयर करता है। अगर मिसमैच है तो ऑटोमेटिकली फ्लैग होता है। ये टैक्स इवेजन डिटेक्शन में गेम चेंजर है। ऑनेस्टली एआई से बहुत मुश्किल हो गई है इनकम हाइड करना। इंटरनेशनल टैक्स बीईपीएस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ओईसीडी इनिशिएटिव है। इंडिया सिग्नेटरी है। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल स्ट्रिक्ट हैं। एमएनसीज आर्टिफिशियली प्रॉफिट लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट नहीं कर सकते। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग मैंडेटरी है लार्ज एमएनसीज के लिए। की टेक अवे स्लाइड। पूरे लेक्चर का समरी एग्जाम से पहले ये 7 पॉइंट जरूर रिवाइज करो। पॉइंट 1 टैक्स की कोर डेफिनेशन। कंपलसरी लीगल पेमेंट नो डायरेक्ट बेनिफिट ये तीनों वर्ड्स याद रखो। कंपलसरी वॉलेंट्री नहीं लीगल लॉ से ऑथराइज्ड। नो क्विड प्रो को डायरेक्ट सर्विस नहीं मिलती। सेलिगमैन डाल्टन टेलर तीनों की डेफिनेशन इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वर्ड्स में कहती हैं। पॉइंट 2 टैक्स के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ रेवेन्यू नहीं रेवेन्यू जनरेशन प्राइमरी है लेकिन इक्विटी रिड्यूस इनइक्वालिटी स्टेबिलिटी इकोनॉमिक साइकिल्स मैनेज करना सोशल वेलफेयर इन्फ्लेशन कंट्रोल एनकरेज सेविंग्स सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन पूछे तो सिर्फ एक पॉइंट मत लिखो मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखो। पॉइंट 3 डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट बर्डन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इनकम टैक्स का एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कंज्यूमर तक शिफ्ट होता है जीएसटी का एग्जाम्पल है। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है। पॉइंट 4 आदम स्मिथ्स 4 कैनन्स इक्वालिटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस इकोनॉमी तीनों चीजें याद रखो। कैनन के नाम उसका मीनिंग और इंडियन एग्जाम्पल 1776 से आज तक ये रेलेवेंट है। पॉइंट 5 इंडिया का 3 टियर स्ट्रक्चर सेंट्रल इनकम टैक्स सीजीएसटी कस्टम्स स्टेट एसजीएसटी स्टैम्प ड्यूटी स्टेट एक्साइज लोकल बॉडीज प्रॉपर्टी टैक्स एडवर्टीजमेंट टैक्स जीएसटी ने टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया है। पॉइंट 6 टैक्स प्लानिंग लीगल है टैक्स अवॉइडेंस एथिकली ग्रे है टैक्स इवेजन क्रिमिनल है। ये डिस्टिंक्शन क्लियर रखो कंफ्यूज नहीं होना है। टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट एनकरेज करती है वायर डिडक्शंस इवेजन पर जेल भी हो सकती है। पॉइंट 7 डिजिटल इंडिया ने टैक्सेशन ट्रांसफॉर्म किया फेसलेस असेसमेंट ई फाइलिंग एआई एनालिटिक्स इक्वलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल कंपनीज जीएसटी ई इनवॉइसिंग ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है फॉर कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन। ये स्लाइड एक स्टूडेंट की थिंकिंग को चैलेंज करती है। इन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं दिया जा सकता कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वन बाय वन एक सबको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या डेमोक्रेसी बिना टैक्सेस के फंक्शन कर सकती है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट नहीं। गवर्नमेंट का 1 रुपया भी अर्न नहीं होता है बिना टैक्स के। ऑलमोस्ट सब रेवेन्यू टैक्स से आता है।
कोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब टैक्स से चलते हैं। वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट जहां गवर्नमेंट सिटीजन्स का ख्याल रखती है, क्रेडल टू ग्रेव, requires massive tax revenue. India without taxes would collapse as a functioning state. क्वेश्चन टू, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन ज्यादा इक्विटेबल है? ये एक नुआंस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा इक्विटेबल है थियोरेटिकली, प्रोग्रेसिव, एबिलिटी टू पे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डिफिकल्ट है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, इनकम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वाइडर बेस कवर करता है। इंडिया का आंसर बोथ चाहिए, डायरेक्ट टैक्स फॉर इक्विटी, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर रेवेन्यू ब्रेड्थ। क्वेश्चन नंबर थ्री, टैक्स अवॉइडेंस लीगल बट इमोरल, अग्री या डिसअग्री? ये एथिक्स क्वेश्चन है, लीगल है, कोर्ट्स में प्रूव हो सकता है, बट मॉरली अगर स्पिरिट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है तो मॉरली क्वेश्चनेबल। स्टारबक्स यूके एग्जांपल, प्रॉफिट्स नीदरलैंड शिफ्ट करके यूके में मिनिमम टैक्स पे किया, टेक्निकली लीगल, लेकिन पब्लिक बैकलैश ह्यूज था। इंडिया में जीएएआर से इस टाइप का अवॉइडेंस जो है वो एड्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन, जीएसटी और फेसलेस असेसमेंट का इम्पैक्ट। जीएसटी रियल टाइम रेवेन्यू ट्रैकिंग, फेक इनवॉइस रिड्यूस, इंटरस्टेट ट्रेड स्मूथ, ये सब है। फेसलेस करप्शन रिड्यूस हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, ज्योग्राफी इरेलेवेंसी अब मैटर नहीं करता। ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कंप्लायंस इंप्रूव किया और इवेजन डिटेक्शन को और बेटर किया। क्वेश्चन नंबर फाइव, आदम स्मिथ कैनन्स का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस, प्रोग्रेसिव स्लैब्स, इक्वालिटी, टीडीएस एडवांस टैक्स, सर्टेनिटी और कन्वीनियंस, फेसलेस ई फाइलिंग, इकोनॉमी कैनन, हाईली रेलेवेंट इवन आफ्टर 250 ईयर्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कुछ लिमिटेशंस भी, सिंप्लिसिटी कैनन इंडिया फॉलो नहीं कर पा रही, इनकम टैक्स एक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है आज भी। ये एमसीक्यूज आपके लिए हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, समझिए जो कुछ भी आपने अभी तक सुना है, दिस इज फॉर यू। और यहाँ आता है आज के लेक्चर का कंक्लूजन। ओके, तो टैक्स प्लानिंग के पहले लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर किया। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग, टैक्सेशन सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसका पर्पस वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस करना और पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये और भी क्रिटिकल है। जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, एमबीए फाइनेंस, सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टैक्स की डेफिनेशन और फीचर, स्पेशली नो क्विड प्रो क्यो, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस विद एग्जांपल्स। Third, Adam Smith's four canons, naam, meaning, Indian example. Fourth, progressive versus regressive tax. Fifth, tax planning versus avoidance versus evasion. So, with this, next lecture में मिलते हैं. Thank you.